रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में, चैप्टर 1। तो आइए हम इस चैप्टर को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में ही गिवन है कि ठोस अवस्था, यानी कि इस चैप्टर में हम जितना भी अध्ययन करने वाले सभी के सभी ठोस से संबंधित होंगे। तो आइए उससे पहले हम पदार्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ठीक है, ये देखिए पदार्थ क्या है? जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है वो पदार्थ कहे जाएंगे। यानी जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो वो एक पदार्थ है, हम एक पदार्थ है, आप एक पदार्थ है। यानी आप जितना भी चीज़ वस्तुएं देख पा रहे हो वो सभी के सभी पदार्थ हैं। सिंपली अगर बात करें, जितना भी आप वस्तु को देख रहे हो, जितना भी आप चीज़ को देख रहे हो, सभी के सभी क्या है? पदार्थ हैं। आइए हम पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, वो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो आइए, यानी आप जो जिस वस्तु से देख रहे हो, जिस मोबाइल से आप देख रहे हो वीडियो, वो भी एक पदार्थ है। जितना भी वस्तु आप देख पा रहे हो सभी के सभी पदार्थ हैं। तो ठीक है, ये पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो पदार्थ की और भी कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था और 5वां अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आइए मैं मुख्यतः की बात करूंगा। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठीक है, देखिए जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि ठोस, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। और जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पहले मैं आकार की बात करता हूँ। आकार क्या होते हैं? देखिए ठोस के आकार निश्चित होते हैं, जैसे मार्कर है, इसका आकार हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसका आकार कभी बदलेगा नहीं। जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि आज आप इस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो तो ये इतना लंबा है और कल जाकर ये इतना लंबा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो ठोस है उसका आकार निश्चित होते हैं, यानी वो उसका आकार बदलते नहीं हैं। जैसे आप चाहे जिस दिन ये मोबाइल खरीदे होगे उस दिन से लेकर आज तक ये मोबाइल ऐसा ही है, यानी उन्होंने अपने आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस का आकार जो है सो निश्चित होते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है, आप बात करें द्रव। देखिए द्रव का आकार क्या होता है? जैसे आपने मार्केट से दूध को लाया है, जैसे पॉलीथीन में लाया था तो पॉलीथीन के आकार का था दूध, और अगर आपने किसी जाकर बर्तन में रख दिया तो उस बर्तन के आकार का हो गया दूध। ठीक है, यानी कि आप उस दूध को जिस भी पात्र में रखोगे वो उस पात्र का शेप ले लेगी, आकार ले लेगी। यानी द्रव का आकार फिक्स नहीं है। जैसे आपने वहाँ से बाजार से लाया है तो द्रव का आकार जो फिक्स था वो फिक्स नहीं है। लाए थे तो पॉलीथीन का आकार का था, पॉलीथीन में भर के लाए थे, अब यहाँ पर पात्र में रखेंगे तो पात्र के आकार का हो जाएगा। यानी कि द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होते हैं। आप किसी बोतल में भरोगे पानी को तो बोतल के आकार का हो जाएगा, उसको आप नीचे में छोड़ दोगे तो उसका आकार का हो जाएगा, अगर आप किसी बर्तन में रख दोगे तो बर्तन का आकार का हो जाएगा। तो ठीक है, यानी द्रव का आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैस का आकार। देखिए गैस का जो आकार होता है, यानी गैस का आकार क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। अब कैसे उसको समझिएगा? जैसे आप मान लेते हैं आप मान लेते हैं कि 2 लीटर गैस को अप्लाई है। ठीक है, आप उस गैस को एक सिलेंडर में भर देंगे तो सिलेंडर का आकार का हो जाएगा। आप उस गैस को एक डब्बा में भर देंगे तो उस डब्बे का आकार का हो जाएगा। आप उस गैस को किसी
ऐसे पात्र में भर देंगे तो उस पात्र का आकार का हो जाएगा। यानी गैस का भी आकार क्या होते, फिक्स नहीं होते। आप उसे जिस भी चीज़ में रखोगे वो उसका आकार ले लेगी। जैसे आप कमरे में छोड़ देंगे तो कमरे का आकार पूरे कमरे का आकार ले लेगी। यानी गैस का भी क्या होते हैं, आकार अनिश्चित होते हैं। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, गैस का आकार अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अब बात करें, देखिए अब बात करते हैं आयतन के बारे में। देखिए आयतन, देखिए आयतन यानी ठोस के आयतन निश्चित होते हैं, ठोस के आयतन निश्चित होते हैं। अब वो कैसे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। इस मार्कर को अगर हम यहाँ पे रखें फिर भी, कल रखें फिर भी, परसों रखें फिर भी, यानी जैसे हमने इस मार्कर को यहाँ पे रखा है, ठीक है, यहाँ पे रखा है, ये जितना स्थान, जितना आयतन के बराबर ये स्थान घेर रही है, वो हमेशा आप चाहे कहीं भी जाके इसको रखिए, जापान, लंदन, टोक्यो, कहीं भी जाके आपको रखिए इस मार्कर को, ये उतना ही आयतन घेरने वाली है, इसका द्रव्यमान उतना ही होने वाला है, इसका आयतन कभी नहीं बढ़ सकता है। यानी यह स्थान जितना आयतन के बराबर अभी स्थान घेर रही है उतना ही आयतन के बराबर वो हमेशा घेरेगी, चाहे आप इसे कहीं भी जाके रखिए, लंदन, जापान, कहीं भी जा करके रखिए, ये मार्कर उतना ही आकार का जगह घेरेगी। आपका जैसे मोबाइल है, आप जैसे मोबाइल खरीदे थे उस समय ये आकार कुछ अधिक छिक रहा था और आज कुछ कम छिक रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं था। पहले जितना छिक रहा था आज उतना ही छिक रही है मोबाइल का आकार, यानी ठोस है वो। तो इस पर क्या है, यानी पदार्थ, ठोस का जो आयतन होता है वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वो बदलते नहीं है उसका आयतन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये ठोस का आयतन निश्चित होते हैं, ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए द्रव के आयतन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए आप जैसे मार्केट से आधा लीटर दूध को लाए हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आधा लीटर दूध लाए थे जिस पॉलीथीन में, अब ऐसा नहीं हो सकता कि पात्र में देने के बाद वो 1.5 लीटर 2 लीटर हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी उसके आयतन में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी अगर आधा लीटर उस पन्नी में आप लाए हैं तो आधा लीटर के बराबर आयतन घेरी है, अगर आप किसी पात्र में जाकर रखोगे तो वो भी आधा लीटर के बराबर ही आयतन घेरेगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरे पात्र में दूध भर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, आधा लीटर तो आधे लीटर रहेगी। अर्थात क्या है, उसका हालांकि दूध का आकार तो बदल जाएगा, ठीक है, उसका आकार तो बदल गया, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा, जितना आप लाए थे उतना ही रहेगा। यानी उसका आयतन कभी नहीं बदलेगा, उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। 2 लीटर लाए थे 2 लीटर ही होगा, 4 लीटर नहीं हो सकता। हालांकि उसका जिसमें रखेंगे उसका आकार तो बदलते जाएगा, लेकिन उसका आयतन नहीं बदल सकता। यानी कि इसका आयतन भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, द्रव का आयतन निश्चित होते हैं। और बात करते हैं गैस का आयतन। जैसे हम अगर बात करें, आपने 2 लीटर गैस को लाया है, ठीक है, आप उसको सिलेंडर में भर दें तो वो सिलेंडर के बराबर आयतन को घेर लेगी। चाहे छोटा सिलेंडर में रखें तो फिर भी वो सिलेंडर के बराबर का आयतन घेर लेगी, चाहे बड़ा सिलेंडर में रखें फिर भी वो सिलेंडर के बराबर का आयतन घेर लेगी। यानी अब छोटा सिलेंडर में उतना ही गैस को रखें, 2 लीटर गैस को ही, फिर भी वो पूरे सिलेंडर में भर जाएगा, यानी वो पूरे सिलेंडर के बराबर का आयतन घेर लेगी। और उसे जाके बड़ा सिलेंडर में रख दें फिर भी वही 2 लीटर आयतन वाला उस बड़े सिलेंडर का जो है सो आयतन को घेर लेगी। जैसे आप उस गैस को जो है सो किसी कमरा में जाकर छोड़ दें तो उस पूरे कमरे में भर जाएगा, यानी कमरे के बराबर आयतन को घेर लेगी। यानी उसका आयतन भी बढ़ती है। दूध में ऐसा नहीं होता, दूध में अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होता कमरे में भर जाएगा दूध, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उसका आयतन फिक्स है। यानी दूध का द्रव का आयतन फिक्स है, लेकिन गैस का आयतन फिक्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे छोड़ोगे तो इतना, अगर मान लेते हैं ये 1 लीटर गैस है तो पूरे कमरा में फैल जाएगा, अर्थात कि वो पूरे कमरे के बराबर आयतन घेर लेगी। यानी उसका अभी पहले डब्बा में था तो डब्बा के बराबर आयतन घेर रही थी, सिलेंडर में था तो सिलेंडर के बराबर आयतन घेर रही थी, अगर आप छोड़ देंगे तो उस कमरे के बराबर आयतन घेर लेगी। अर्थात इसका आयतन ही क्या होता है, बदलते रहता है, इसका आयतन भी फिक्स नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं इसको आयतन और निश्चित होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आयतन और निश्चित होते हैं। मैं और बात करते हैं कि ठोस के आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव के आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होते हैं। गैस के आकार भी अनिश्चित होते हैं और आयतन भी अनिश्चित ही होते हैं। तो ठीक है, तो मेरा मेन मकसद है ठोस अवस्था।
यानी कि ठोस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए ठोस को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ठोस के भी प्रकार होते हैं। तो ठोस की पहले हम बात करेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, तो उसमें कण किस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो आइए ठोसों का वर्गीकरण लिखते हैं इसको। तो देखिए ठोसों का वर्गीकरण, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, यानी उसमें कण किस प्रकार से अरेंज होते हैं, यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले हम इसको लिख देते हैं। तो चलिए ठोसों का वर्गीकरण, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, देखिए यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, तो ये देखिए ठोस दो प्रकार के होते हैं। वो प्रकार कौन कौन सा हम अभी इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठीक है, यानी पहला प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे। तो देखिए यानी जैसा कि इसका जो वर्गीकरण का आधार दिया गया है, देखिए सब कुछ वर्गीकरण के आधार पे ही छुपा हुआ है। अगर आप मान लेते हैं वर्गीकरण का आधार बहुत से हो सकते हैं। जैसे आप वर्गीकरण का आधार मान लीजिए आप किसी वर्ग में हैं, अगर वर्गीकरण का आधार आप किसी लंबाई को लेते हैं तो वर्गीकरण का आधार लंबाई हो जाए। जैसे कि 5 मीटर से ऊपर के बच्चे एक साइड में हो जाएंगे और 5 मीटर से नीचे के विद्यार्थी एक साइड में हो जाएंगे। तो ये एक वर्गीकरण का आधार है। जैसे आप ऐसे ही बोल सकते हो क्लास में कि जो ड्रेस में आए हैं तो उसका वर्गीकरण एक साइड करना है। जैसे कि पहले हमारे स्कूल में होता था, बिना ड्रेस वाले को एक साइड बैठाया जाता था और लाइन में लगाया जाता था और ड्रेस वाले को एक साइड। तो एक वर्गीकरण का आधार होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी अवयवी कण किस प्रकार से अरेंज है, अवयवी कण उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित है, उसके आधार पर। तो ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण किस प्रकार से अरेंज है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस में कणों की नियमित व्यवस्था होती है। नियमित अर्थात निश्चित पैटर्न होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में कणों की नियमित व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की अनियमित व्यवस्था होती है, यानी निश्चित पैटर्न नहीं होता है। यानी इसमें कणों का निश्चित व्यवस्था होता है, इसमें कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। तो आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस में कणों की नियमित व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की अनियमित व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं कि एक क्रिस्टलीय ठोस है और ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो देखिए इसमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, इसमें कणों की नियमित व्यवस्था होती है, इसमें कणों की नियमित व्यवस्था होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक गोला के ऊपर एक गोला है, इसमें एक गोला के ऊपर एक गोला है और हर एक गोला उधर से सटा हुआ है, यानी इसमें कणों की नियमित व्यवस्था है। लेकिन इसमें कणों की अनियमित व्यवस्था है, लेकिन इसमें कणों की अनियमित व्यवस्था है। देख पा रहे हैं आप, इसमें कणों की नियमित व्यवस्था और इसमें कणों की अनियमित व्यवस्था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक गोले के ऊपर एक गोला, 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 और ऐसे इस रेंज में व्यवस्थित है। लेकिन इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, इसमें नियमित पैटर्न नहीं है, ये एक नियमित व्यवस्था में नहीं है, इसके कण नियमित व्यवस्था में नहीं है। अर्थात जिस ठोस के कण नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं, यानी जिस ठोस के कण अनियमित व्यवस्था में होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जिस ठोस के कण नियमित व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो आप अगर इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे अब मिटाने वाला हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसकी विशेषता के आधार पर, इसकी विशेषताएं क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं पहला अंतर इसके परिभाषा से लेता हूँ। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में कणों की निश्चित व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की अनिश्चित व्यवस्था होती है, यानी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, उदाहरण से आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए मान लेते हैं आप किसी असेंबली में हैं, ठीक है, उस असेंबली में आप देखते होइएगा तो एक ऐसा नियम होता है, ऐसा एक पैटर्न होता है कि 7th क्लास के बच्चे एक लाइन में खड़े होंगे और गर्ल्स एक लाइन में खड़े होंगे और बॉयज़ एक लाइन में खड़े होंगे, एक पंक्ति में खड़े होंगे। तो क्या होता है, वहाँ पे एक पैटर्न है
और ये भी पैटर्न होता है कि जो बच्चे हैं वो थोड़े मतलब जो थोड़े कम हाइट के हैं वो आगे रहेंगे और धीरे धीरे बड़े हाइट वाले पीछे चलते जाएंगे। तो उसमें एक नियमित पैटर्न है। ठीक उसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस के कण में भी उसी प्रकार के पैटर्न देखने को मिलता है, उस पैटर्न बनाया हुआ होता है, लेकिन और क्रिस्टलीय ठोस में किसी प्रकार का पैटर्न नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं उसी में कि जब आप देखते हो कि जब लंच का टाइम होता है तो सभी अपने अपने टिफिन बॉक्स निकाल कर जहाँ मन तहाँ बैठ के भोजन करने लगते हैं। तो मतलब क्या है, वो एक नियमित पैटर्न नहीं, जहाँ मन तहाँ जैसे मन तैसे बैठ जाता है वो, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, आपको जहाँ इच्छा वहाँ जाके बैठ जाइए। तो इसमें ये उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार से कि वो क्रिस्टलीय ठोस में भी कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये दूसरे अंतर के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो कणों की व्यवस्था होती है वो दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की जो कण होते हैं उसके लघुपरासी व्यवस्था होते हैं। अब कैसे आप ये देख सकते हैं, तो देखिए जैसे ये जो पैटर्न है, आप अगर इसे आगे बढ़ाना चाहें तो ये और नीचे तक आगे आ सकता है और ऊपर तक आगे जा सकता है। यानी इसके जो कणों की जो व्यवस्था है वो दीर्घपरासी, आप अगर चाहें तो इसे और इसे लंबा कर सकते हैं। तो इसके कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था है, इसे कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था है। तो देखिए इसके कणों की दीर्घ, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसमें लघुपरासी व्यवस्था है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है गया, लघु मतलब कि कुछ दूर तक गया और कुछ दूर के बाद उसका पैटर्न बंद हो गया। जैसे यहाँ पर चलते देखिए इसका पैटर्न यहाँ तक गया, यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ पर फिर गड़बड़ा गया। यहाँ यानी कि इसमें देखिए पैटर्न पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक है, यानी कि ये दीर्घपरासी व्यवस्था में है और ये किसमें, लघुपरासी व्यवस्था में है। तो आइए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा किसी मिस्त्री को जो घर बनाते हैं उसको देखा होगा कि एक सूता रखते हैं और एक साहुल टाइप का होता है, साहुल आकार का गोलाकार होता है, उसे वो नापते रहते हैं हमेशा। यानी एक सूता को लगाकर धागा, एक सूता का भी फर्क नहीं होता उनसे। यानी उन्होंने ईंट को एकदम पूरे पैटर्न वाइज अरेंजमेंट किया है, तो उनकी दीवार क्या होती है, लंबी जाती है। उन्होंने ईंट को एक पैटर्न बनाया है, उस पैटर्न के द्वारा वो मतलब उस पर लगाते जा रहे हैं, तो क्या उनकी व्यवस्था लंबी जाती है। अगर आप किसी ईंट को सहते तो इस प्रकार से ऐसे सहने के बस मान लेते हैं कि कुछ दूर तक जाएगा, लेकिन 5-6 फीट के जाने के बाद वो गिर जाएगा। यानी उसको वो क्या है, आपने जो लगाया वो क्या है, उस जो दीवार है वो लघुपरासी व्यवस्था वाली दीवार है। लेकिन जो मिस्त्री जो लगाते हैं वो एक निश्चित पैटर्न के साथ एक सूता का भी फर्क नहीं होने देते हैं, तो वो एक निश्चित पैटर्न में सजाते हैं। निश्चित पैटर्न में सजाने के अर्थ कारण वो क्या होते हैं, उसकी व्यवस्था लंबी जाती है, वो यानी कि दीर्घपरासी व्यवस्था में होती है वो। लेकिन आप कैसे भी अगर उसको सैंतोगे रखोगे तो क्या होगी, उसकी लघुपरासी व्यवस्था होगी, कुछ देर के बाद वो गिर जाएगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था। आई होप ये परास के बारे में आप समझ गए होंगे। मतलब ये दीर्घपरासी व्यवस्था है होते हैं और ये लघुपरासी व्यवस्था है। मैं इसे लिख देता हूँ, इसमें 2 नंबर ये दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं, इसकी व्यवस्था होती है, इसकी व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, और इसकी जो व्यवस्था होती है वो कौन सी व्यवस्था होती है, लघुपरासी व्यवस्था होती है। इसकी लघुपरासी व्यवस्था होती है। तो देखिए अगला अंतर मैं बात कर रहा हूँ 3 नंबर। तो देखिए ये वास्तव में एक ठोस है और ये अभासी ठोस है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसे हम वास्तविक ठोस कहेंगे और इसे हम अभासी ठोस कहेंगे। क्यों? नंबर पहला बात, इसमें कणों का तो निश्चित पैटर्न है, इसमें कणों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, ये कहीं भी अंडरस्टैंड बैठे हुए। अगर आप किसी असेंबली में जाते हो, आपको अगर बोला जाए एक लंच टाइम हो रहा है और एक असेंबली हो रही है, उसमें आपको अगर बोला जाए वो आदर्श व्यवस्था कौन सी है, यानी वास्तव में व्यवस्था कौन सी है, तो वास्तव व्यवस्था वो कौन सी व्यवस्था होगी, वो जो असेंबली वाली जो है वो व्यवस्था होगी, ना कि लंच टाइम वाली व्यवस्था होगी। यानी वास्तव में वो एक पैटर्न में है लेकिन ये पैटर्न में नहीं है। तो ये वास्तव में वास्तविक ठोस है और ये अक्रिस्टलीय ठोस अभासी ठोस है। यानी क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस अभासी ठोस है। जैसे आप 2 प्रकार के विद्यार्थी को देखे होंगे, जो पढ़ के, एक तो वो होते हैं जो पढ़ने में अपनी रुचि दिखाते हैं, माँ पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं पढ़ लिख कर, और वो पढ़ना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहते हैं,
लेकिन वो एक विद्यार्थी होते हैं जो क्लास गए ना गए, गए वहाँ पर गए, बैग लेके गए आए, घर पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक विद्यार्थी है और आप भी एक विद्यार्थी हो, ठीक है। वो भी एक विद्यार्थी है और ये भी एक विद्यार्थी है, लेकिन उसमें अंतर क्या है, वो सिंसियरली होके पढ़ाई करता है और वो मतलब उसी प्रकार से पढ़ता नहीं है, वो जाता है आता है। तो क्या है, ये एक विद्यार्थी तो दोनों ही है, विद्यार्थी कहने का अर्थ दोनों ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर इसका है कि वास्तविक में वो विद्यार्थी है लेकिन वो आभासी विद्यार्थी, दिखाने को विद्यार्थी है, लेकिन ये वास्तव में विद्यार्थी है और वो वास्तव में विद्यार्थी नहीं है। यानी वास्तविक विद्यार्थी है और वो आभासी विद्यार्थी है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है, इसमें कणों की जो निश्चित पैटर्न होती है, इसमें कणों की निश्चित पैटर्न नहीं होती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि वास्तविक ठोस है और ये आभासी ठोस है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो मैं इसे लिख देता हूँ, देखिए ये वास्तविक ठोस है, ठीक है, वास्तविक ठोस है ये वास्तविक ठोस, और ये क्या है 3 नंबर, ये आभासी ठोस है, ठीक है, आभासी ठोस। अब मैं आगे बात करता हूँ 4 नंबर, देखिए यानी इसके जो गलनांक वो कथनांक होते हैं, इसके यानी क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक एवं कथनांक होते हैं वो निश्चित एवं तीक्ष्ण होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, यानी एक परास के रूप में होते हैं, ठीक है। अब रेंज के रूप में होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इसका, आप जैसे ले सकते हो NaCl यानी नमक का एक उदाहरण इसका आप क्रिस्टलीय ठोस के ले सकते हो कि NaCl यानी नमक, NaCl, और आप इसे ले सकते हो एक रबर ले सकते हो, आप रबर, ठीक है, रबर मैं ले लेता हूँ, या प्लास्टिक आप ले सकते हो कोई भी। तो देखिए ये आप, मैं इसकी बात करता हूँ, यानी क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित एवं तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे NaCl का गलनांक फिक्स है, यानी फिक्स है कि इतना ताप पर, जैसे कि अगर हम इसका अगर तापमान ले लें, अगर फिक्स है कि 1085 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलेगा, तो फिक्स है कि ये तापमान इसका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, या जब 1086 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, इसका 85 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा इसका तापमान, तो ये तुरंत पिघल जाएगा। तीक्ष्ण का अर्थ होता है तुरंत, यानी कि 1085 पर पहुंचा और ये पूरा का पूरा ठोस एकदम पिघल जाएगा। लेकिन इसमें कोई निश्चित गलनांक नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अगर आप ये नहीं कह सकते उसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपने रबर को देखा है, प्लास्टिक को देखा है, को एकाएक नहीं पिघलता है, वो एक भाग पिघल रहा है, एक भाग नहीं पिघल रहा है, एक भाग इधर से पिघल रहा है, एक बार पिघल कर गिर रहा है नीचे, एक भाग जल रहा है, एक बार नहीं जल रहा है। यानी इसका एक रेंज होता है। आप इसे कह सकते हो कि 80 डिग्री से लेकर के 130 डिग्री सेल्सियस तक ये पिघलते रहता है, ये एक रेंज में होता है, लेकिन इसका गलनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है, और ये तीक्ष्ण होते हैं इसके गलनांक, यानी तुरंत पिघल जाते हैं। लेकिन ये इसका कोई रेंज नहीं होता, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, इसे आप रेंज के रूप में लिखते हो। जैसे इसका 80 डिग्री से लेकर के 130 डिग्री तक इसका गलनांक है, इसका एक रेंज होता है, और इसमें एक निश्चित गलनांक होता है। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, इसका गलनांक निश्चित होता है, ठीक है, गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है, निश्चित व तीक्ष्ण होते हैं, और इसके गलनांक जो है सो निश्चित व तीक्ष्ण नहीं होते, यानी कि परास के रूप में होते हैं, ठीक है, निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित कहने का अर्थ हुआ कि ये निश्चित नहीं है कि ये फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके पिघलेगा, तो इसका एक रेंज होता है। तो ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, यानी अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को अगर चाकू से काटते हैं या किसी भी धारदार चीज़ से काटते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस का जो सतह प्राप्त होगा हमें वो समतल व चिकनी सतह प्राप्त होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का जो सतह है वो खुरदरी प्राप्त होगा हमें। यानी क्रिस्टलीय ठोस को आप किसी से काटते हो तो उसकी सतह समतल व चिकनी प्राप्त होगी, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को किसी चीज़ से काटने पर वह उसकी सतह जो है सो खुरदरी प्राप्त होगी। तो इसकी सतह जो है सो चिकनी प्राप्त होती है,
चाकू से काटने पर या किसी वस्तु से काटने पर, लेकिन इसकी सतह क्या होती है, खुरदरी प्राप्त होती है, खुरदरी प्राप्त होती है, खुरदरी प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए इसका देशिकता का अर्थ क्या होता है। देखिए देशिकता का अर्थ होता है कि प्रत्येक दिशा में ठोस का गुणधर्म। मैं आपको देशिकता बताने जा रहा हूँ कि इसकी देशिकता क्या है, इसकी देशिकता क्या है। तो देखिए देशिकता का अर्थ होता है कि प्रत्येक दिशा में उस ठोस का गुणधर्म कैसा है। यदि प्रत्येक दिशा में गुणधर्म भिन्न भिन्न पाया गया, यानी कि हम अगर इस एंगल से देखेंगे तो उसका गुणधर्म भिन्न है, इस एंगल से देखेंगे तो उसका गुणधर्म अगर भिन्न है, अगर प्रत्येक एंगल से उसका गुणधर्म अगर भिन्न भिन्न देखने को मिलता है तो उसे कहते हैं विषमदैशिक गुण, यानी विषमदैशिक। ठीक है, अगर सभी दिशा में उसके गुणधर्म समान हमको अगर प्राप्त होते हैं तो हम उसे बोलते हैं समदैशिक। समान होंगे तो समदैशिक, अगर अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होंगे तो विषमदैशिक। बात आप समझ गए, यानी कि उसके गुणधर्म। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे कि हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं NaCl का। तो देखिए NaCl का हम अगर एक उदाहरण ले लेते हैं तो NaCl का स्ट्रक्चर पहले। अब अगर हम इसे गौर से देखें तो NaCl एक क्रिस्टल ठोस है और इसकी अवस्था इस प्रकार से, हर Na के बाद Cl है, NaCl फिर NaCl फिर NaCl, मतलब हर, यानी कि ये अवस्था और भी पूरा अनंत तक होती है व्यवस्था। तो ठीक है, तो देखिए हर Na के बाद Cl होता है, हर Cl के बाद Na होता है। तो ये NaCl का पैटर्न है, NaCl है। तो इसको हम अब हर एक एंगल से, हर एक दिशा से देखने वाले हैं कि हर एक दिशा में इसका गुणधर्म कैसा कैसा है, किस प्रकार से। तो आइए हम पहले इसको यहाँ से देखना शुरू करते हैं। हम इसको देखें इस प्रकार से, यहाँ से अगर आप यहाँ से देखो इसको, यहाँ से अगर आप देखो तो आपको यहाँ से यह देखने को मिलेगा कि हर Na के बाद Cl है, फिर Na है, फिर Cl है। इसी प्रकार से अनंत तक व्यवस्था चलती जाएगी। अगर आप एंगल को चेंज करके देखो, यानी इस दिशा से आपने देखा, अब अगर आप इस दिशा से देखोगे तो सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिलेगा। जैसे हर Cl के बाद NaCl NaCl, फिर NaCl NaCl, फिर Cl NaCl, मतलब व्यवस्था अब सेम ही है। ठीक है, लेकिन अब दिशा को थोड़ा चेंज करो। आप अगर फिर इस दिशा से देखना आप शुरू करो, इस दिशा से, तो आप इस दिशा से देख पाओगे। देखिए अगर आप इस दिशा से देखना चाहो तो किसी भी एंगल आप देख सकते हो इस दिशा से, ऐसे। अगर आप इस दिशा से देखना चाहो तो देखो, अगर आप इस दिशा से देखे थे तो देखिए हर NaCl था इस प्रकार से। लेकिन आप इस दिशा से देखो, अपने एंगल को चेंज कर लो, देखने की दिशा को बदल लो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए इसमें क्या था, NaCl Cl Na, ठीक है, इस प्रकार से था। लेकिन इसमें Cl 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 Na, फिर देखिए Na, फिर Cl Na, तो आप देखिए हर एक, यानी कि इसको हर एक एंगल से देखने पर इसकी क्या होता है, गुणधर्म अलग अलग पाई जा रही है, अलग अलग हमको देखने को मिलती है। आप अगर देख पा रहे हैं कि इस एंगल से देखने पे इसका गुणधर्म कुछ हमको अलग दिखाई दे रहा है, इसका पैटर्न अलग दिखाई दे रहा है, और इस साइड देखने पर हमको इसका गुणधर्म अलग दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्या है, हम आपको पहले ही बता दिया था कि देशिकता का अर्थ यही होता है कि अगर उसे अलग अलग दिशा में उसका गुणधर्म कैसा है। अगर उसका गुणधर्म सभी दिशा में समान हुआ तो उसे समदैशिक कहेंगे। अगर सभी दिशा में उसका गुणधर्म अलग अलग हुआ तो वो भी समदैशिक कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिए हर एक दिशा में इसका गुणधर्म क्या अलग अलग, इस दिशा में अलग गुणधर्म है और इस दिशा में क्या अलग गुणधर्म है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ इसका देशिकता जो है सो ये क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, क्योंकि देखिए इसका गुणधर्म अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे इसका अलग है, यहाँ इससे देखेंगे इसका अलग है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस के जो देशिकता है वो विषमदैशिक होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक। तो ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसके बारे में, 6 नंबर इसके बारे में। अगर आप इसके बारे में बात करते हो तो देखिए अगर इसका व्यवस्था किस प्रकार से हो, तो देखिए अब अगर इसको बात करते हैं, अगर आप इस एंगल से देखना चाहते हैं तो देखिए आपको हर एक दिशा में, आप चाहे इस एंगल से देखिए, आप देखिए आपको घोड़े गधे एक समान दिखाई देंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि देखिए आप किसी भी दिशा से देखिए आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। आपको सेम इस दिशा से देखिए फिर भी भगदड़ मचे दिखेगी, इस दिशा में देखिए फिर भी भगदड़ मचे दिखेगी। तो कहने का तात्पर्य हो, आप जैसे असेंबली पर उदाहरण पर अगर लेके चलें, आप इस असेंबली वाले में है और पंक्ति में खड़ा है और एक लंच टाइम के बारे में अगर आप डिस्कशन करें, ये पंक्ति वाला और ये लंच टाइम वाला है, तो आप अगर देखोगे तो लंच टाइम वाला में, पंक्ति वाला में आप एक जो लाइन है उस पैटर्न में, एक लाइन में क्लास 7th है, क्लास 8 है, क्लास 9th है और क्लास 10th है।
तो इस पर देखिए उसमें पैटर्न क्या है, हर एक दिशा में उसका गुणधर्म अलग अलग है। इस लाइन में जाओगे तो आपको 7th वाला मिलेगा, इस लाइन में जाओगे तो 8 वाला मिलेगा, इस लाइन में आप जाओगे तो 9th वाला मिलेगा, इस लाइन में जाओगे गर्ल्स मिलेगी, फिर गर्ल्स मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर एक दिशा में उसका गुणधर्म अलग अलग हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब वहीं अगर बात करें लंच टाइम की, यानी ऑर्केस्ट्रेटेड ठोस के बारे में, तो उसके कारण किस प्रकार से होते हैं। लंच टाइम में कहीं भी कोई बैठे हो, आप अगर यहाँ से देखो फिर भी आपको भगदड़ मचे दिखेगी, आप उस साइड से देखो फिर भी भगदड़ मचे दिखेगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस के जो सभी दिशा में गुणधर्म है वो भिन्न भिन्न है देखने को मिलेगा। यानी इसके गुणधर्म क्या होते हैं, हर एक दिशा में समान होते हैं। इसके गुणधर्म समान होते हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये समदैशिक होते हैं, यानी अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये दोस्तों अगले अंतर के बारे में बात करने हैं। देखिए अगला अंतर जो है, इसका शीतलन वक्र क्या होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए आप जैसे एक बर्तन में बर्फ के टुकड़ों को लीजिए, एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में होती है, आप शायद किए होंगे, लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें आपने बर्फ़ का टुकड़ा लिया, ठीक है, और इसे आपने किसी बर्नर की सहायता से इसे गर्म किया। ठीक है, किसी बर्नर की सहायता से आपने इसे गर्म किया ऐसे इस प्रकार से, और नीचे आपने एक बर्नर लगा दिया और इसमें आप एक थर्मामीटर लगा रहे हो, एक थर्मामीटर लगा रहे हो। ठीक है, एक थर्मामीटर लगा रहे हो, तो इसका थर्मामीटर और इसका अभी जो टेम्परेचर है, इस बर्फ़ का जो टेम्परेचर ये 10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखिएगा ये, अगर हम इसे गर्म करना शुरू करें तो क्या होगा, इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी -10 से हो जाएगा -9 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद घट के हो जाएगा बढ़ के हो जाएगा -7 डिग्री से, यानी कि तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी -10 से -9 बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए यानी इसको अगर तापमान देंगे तो क्या हो जाएगा, उष्मा देंगे तो क्या इसका तापमान बढ़ता चला जाएगा, बर्फ़ का तापमान। तो क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस, -9 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तापमान गिरता चला जाएगा, और -1 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद उसके बाद जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी जिसका नाम है अवस्था परिवर्तन। यानी बर्फ़ का जब ही अगर आप तापमान देना शुरू, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, ठीक है, तो आपको यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो इसमें अवस्था परिवर्तन हमको देखने को मिलेगी। अर्थात यानी बर्फ़ जो है सो लिक्विड में बदलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए अब जैसे अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो है सो हमारा जो ताप है वो कुछ देर के लिए नियत हो जाएगा। जैसे अगर हम ताप देंगे यहाँ से, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर आया तो ये बर्फ़ जो है सो पानी में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। यानी तब हम जो तापमान देंगे वो तो कुछ समय के लिए तापमान बढ़ेगा नहीं, तब हम जो तापमान देंगे वो तापमान इसके तापमान को बढ़ाने में काम नहीं आएगा, वो अवस्था परिवर्तन होने में काम आ रहा होगा। तो ठीक है, यानी आप जानते हैं अवस्था परिवर्तन होते समय उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसकी अवस्था जितना भी आप उष्मा दे रहे हो उसकी अवस्था परिवर्तन में जा रहा है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यानी जितना भी आप उष्मा दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ जैसे बर्फ़ को द्रव में बदलने में काम आ रहा है, यानी कि अवस्था परिवर्तन होने में काम आ रहा है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में, ना कि तापमान बढ़ाने में। यानी कुछ समय के लिए हम देखेंगे जब यहाँ से तापमान बढ़ता गया, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो हमें एक देखने को चीज़ मिलेगी, यानी कि उसकी अवस्था परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अवस्था परिवर्तन होगा तो कुछ देर के लिए उसका तापमान नियत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि कुछ देर के लिए उसका तापमान बढ़ेगा नहीं। आप जो तापमान तो दोगे लेकर के, लेकिन वह तापमान बढ़ाने में काम नहीं आ रहा होगा, वो काम आ रहा होगा यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होने में। यानी अगर हम इसे ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार से हो सकता है इसका ग्राफ। अगर आप यहाँ पर बर्फ़ लेते हो 10 डिग्री सेल्सियस पर,
तो अगर आप उसे ताप दोगे तो यहाँ से घटते घटते 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। तो यहाँ पर एक अमेजिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि अवस्था परिवर्तन। यहाँ से अगर अवस्था परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा तो कुछ देर के लिए इसका तापमान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी समान बना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस, जब तक कि सारा बर्फ जल नहीं बन जाता, द्रव नहीं बन जाता। तो ठीक है, यानी कुछ देर के लिए इसका तापमान समान रह जाएगा, एकदम नियत रह जाएगा। फिर जब सारा ये ठोस यानी कि बर्फ जल में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे फिर से मैं इसे बना लेता हूँ। अब अगर हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो ठोस है, अब यानी कि जो बर्फ है ये द्रव में बदल चुका है। अब फिर से मैं इसको एक टेम्परेचर में लगा हुआ है, ठीक है, थर्मामीटर। तो अब अगर पूरा का पूरा जो बर्फ़ है वो द्रव में बदल गया है तो क्या होगा, तो इससे होगा ये कि अब यहाँ से फिर से सारा जब बर्फ़ द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो तब फिर अगर तापमान आप देते हो तो फिर वो तापमान बढ़ेगा। तो फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें तापमान में कोई अति नहीं होगा कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 98 99 100, फिर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो फिर से हमें एक अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। फिर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे द्रव को लेकर के, तो फिर हमें अब देखने को मिलेगा कि ये गैस बनना शुरू हो गया है। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तब ये पूरा द्रव गैस बनना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ही अवस्था परिवर्तन देखने को मिलती है तो वो हमारे जो तापमान दे रहे होते हैं वो तापमान को बढ़ाने में काम नहीं आ रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अवस्था परिवर्तन होने में काम आ रहा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब अगर हम कितना तापमान देंगे, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुँच चुका है, अब अगर हम कितना अगर तापमान देंगे तो इसका तापमान नहीं बढ़ सकता जब तक कि पूरा जल वाष्प नहीं बन जाता। यानी जब तक कि पूरा जल वाष्प नहीं बन जाता तब तक उस पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता। बस समझे, जब तक कि पूरा जल वाष्प नहीं बन जाता तब तक कि उस पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हम जो उष्मा दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवस्था परिवर्तन होने में काम आए, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में, तापमान बढ़ाने में। तो हमें अगर इसको देखें तो यहाँ से अगर आए हैं तो देखिए यहाँ बर्फ़ था, यहाँ से आए हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका तापमान नियत हो गया, अवस्था परिवर्तन देखने फिर इसका टेम्परेचर गिरता चला गया, फिर इसका टेम्परेचर गिरा तो फिर हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिला, यानी बढ़ता चला गया टेम्परेचर। तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस फिर देखने को मिला कि इसका जो टेम्परेचर फिर नियत हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर यहाँ पर हमको अवस्था परिवर्तन देखने को मिला, जिससे क्या हुआ, इसका तापमान नियत हो गया। हम जो उष्मा तो दे रहे हैं लेकिन उष्मा वो तापमान को बढ़ाने में काम नहीं आ रहा है, वो उष्मा अवस्था परिवर्तन होने में काम आ रहा है। तो आई होप यार समझ गए होंगे बात। तो चलिए अगर हाँ ठीक, अब इसके उल्टा अगर हम करेंगे, ठीक, इसका अगर हम किसी गैस को वाष्प को और हम किसी वाष्प को अगर ठंडा करने की कोशिश करें तो क्या होगा। एक वाष्प है, अगर वाष्प को हम अगर ठंडा करने की कोशिश करें तो क्या होगा। अगर हम वाष्प को ठंडा करेंगे तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर होगा वाष्प का। तो उसको अगर ठंडा करेंगे तो ज्यों ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगी वाष्प, तो वो अवस्था परिवर्तन हमें देखने को मिलेगी, अवस्था परिवर्तन उसमें होगा। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो अवस्था परिवर्तन हमें देखने को, यानी तब तक उस वाष्प का टेम्परेचर नहीं घट सकता और जब तक कि सारा का सारा वाष्प जलने बन जाता। ठीक है, अच्छे से समझिए, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखिए वाष्प ले रहे हैं, अगर वाष्प को हम ठंडे करते जाएं तो जो ही उसका टेम्परेचर गिरता जाएगा, घटता जाएगा, ज्यों ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे हमको आएगी, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो क्या होगा, अवस्था परिवर्तन हमको देखना है कि तब वो गैस जो है सो द्रव में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, इन द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए जब वो गैस द्रव में परिवर्तन हो रहा होगा तब उसका टेम्परेचर नहीं घट सकता। ऐसा नहीं कि 100 की 99 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ रहे। तो देखिए यानी कि जब उसको जब ठंडा करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके उसका तापमान नियत हो जाएगा, जब तक कि पूरा वाष्प जल नहीं बन जाता। कुछ देर के लिए उसका तापमान नियत हो जाएगा, जैसे कि उसका टेम्परेचर नियत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम किसी वाष्प को ठंडा कर रहे हैं तो
ठंडा होता जाएगा, उसका टेम्परेचर गिरता जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस आने पर हमें ये देखने को मिलेगी कि ओ तोरी यहाँ कथी बोले छो, फोन आए बोले उन्हें जाके बोलो। गैस को ठंडे करते जाएं तो हमें देखने को मिलेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद कि वो अब लगातार उसका टेम्परेचर नहीं घट रहा है, 100 डिग्री पे आकर उसका नियत हो गया है, जब तक कि पूरा वाष्प जल नहीं बन जाता। ठीक है, अब फिर जल बन गया पूरा जो गैस है, अब फिर उसका टेम्परेचर घटता जाएगा। फिर हमें एक देखने को मिलेगी जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा उसका तापमान। फिर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका तापमान पहुँचा तो फिर उसका तापमान घटना रुक जाएगा, यानी उसका तापमान नहीं घट सकता जब तक कि पूरा जल बर्फ़ नहीं बन जाता। यानी फिर जल जो है सो बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगा तो उसका तापमान नियत हो जाएगा, यानी तब तक और तापमान नहीं घट सकता जब तक कि पूरा का पूरा जल बर्फ़ नहीं बन जाता। यानी जल पूरा का पूरा बर्फ़ बन जाएगा, उसके बाद फिर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। तो हमें अगर इसका ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार से हम ग्राफ बना सकते हैं शीतलन वक्र का। हम ठंडा करें तो इसी को बोलते हैं शीतलन वक्र। अगर हम ठंडा करते जा रहे हैं इस प्रकार से, अगर हम ठंडा अगर उसे करेंगे, मान लेते हैं कि एक हम गैस है, इस 100 डिग्री से ऊपर का तापमान है 110 डिग्री सेल्सियस, उसको गिराते जाएँ तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद हमें ये देखने को मिलेगी कि इसका अवस्था परिवर्तन होगा। तो यानी कि जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इसका जब तक कि पूरा गैस द्रव में नहीं बन जाता तब तक उसका टेम्परेचर वो नहीं घट सकता, यानी इसका तापमान कुछ देर के लिए नियत हो जाएगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, फिर सब का सब द्रव बन गया तो फिर इसका टेम्परेचर घटता चला जाएगा। फिर हमें देखने को मिलेगी जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा तो फिर हमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलेगी, जल का अवस्था परिवर्तन, यानी जल तब ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन होगी, अर्थात कि जल जो है सो बर्फ में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। अब फिर इसका तापमान नहीं बढ़ सकता अभी जब तक कि पूरा जल बर्फ नहीं बन जाता। ठीक है, यानी तो यहाँ पर कुछ देर के लिए इसका तापमान नियत हो जाएगा जब तक पूरा जल यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचा, टेम्परेचर घटता जाता, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो इसका तापमान फिर नियत हो जाएगा कुछ देर के लिए, जब तक कि पूरा जल बर्फ नहीं। फिर अगर पूरा जल बर्फ बन गया तो फिर इसका टेम्परेचर घटता चला जाएगा। अगर पूरा जल बर्फ बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे आके कुछ देर के लिए तो फिर क्या हो जाएगा, बर्फ पूरा बन गया तो फिर उसका टेम्परेचर गिरता चला जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर आप देखें, इसी को बोलते हैं शीतलन वक्र, इसको बोलते हैं शीतलन वक्र, इसको बोलते हैं शीतलन वक्र, शीतलन वक्र। तो अगर आप इसे देखें गौर से तो इसका शीतलन वक्र क्या होगा। अगर इसका शीतलन वक्र अगर समान जाता तो इसे बोलते हैं इसका शीतलन वक्र सतत है। लेकिन ये समान इसका अगर हम इसकी बात करेंगे, ओके से पहले हम इसकी बात कर लें। देखिए इसका जो ग्राफ है ये ग्राफ असतत है। इसका ग्राफ सतत मतलब ऐसे नहीं है, इसका ग्राफ जो है असतत है, फिर घटा फिर बढ़ा फिर नियत हो गया। यानी इसका ग्राफ क्या है, यानी इसका अगर ठंडा करेंगे तो इसका शीतलन वक्र क्या होगा, शीतलन वक्र मतलब इसका ग्राफ होता है शीतलन वक्र। इसका शीतलन वक्र क्या होगा, यानी सतत नहीं होगा, यानी कि इसका शीतलन वक्र असतत होगा, ये बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा घटा इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो इसका शीतलन वक्र असतत होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसका जो शीतलन वक्र है, शीतलन वक्र असतत होता है, इसका शीतलन वक्र असतत होता है। और अगर हम इसकी बात करें, इसका शीतलन वक्र क्या, अगर इसे ठंडा अगर आप करोगे, जैसे किसी आप टायर को जला रहे हो, अगर आप उसे ठंडा करना शुरू कर दो तो क्या होगा, तो उसके जो कण है ना, इसमें हमको ये नहीं देखने को मिलेगा कि इसका तापमान कुछ देर रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसको ठंडा कर रहे हो तो जो गर्म है, ठंडा है, तो यानी कि उसका सीधे सिमिलरिटी में ठंडा होता चला जाएगा। इसमें कोई तापमान नियत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका सीधा ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो उसका सीधा टेम्परेचर घटता चला जाएगा, उसमें कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका तापमान नियत है। जैसे आप किसी टायर को ठंडा कर रहे हो तो क्या होगा, एक और का भाग ठंडा हो रहा है, एक और का भाग ठंडा नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और भाग ठंडा हो रहा है, एक और का भाग ठंडा नहीं हो रहा है, ये ठंडा हो गया, वो अभी तक गर्मी है। तो यानी कि टेम्परेचर सीधा गिरता चला जाता है, लेकिन जो कि इसमें नहीं होता है, बर्फ़ में और जल में। अगर इसका अगर अवस्था परिवर्तन हमको अगर देखने को मिलता है तो क्या हो जाएगा,
अवस्था परिवर्तन अगर हमको देखने को मिलती है तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि जब तक कि पूरा जल ठोस नहीं बन जाता तब तक इसका टेम्परेचर नहीं घट सकता। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इस प्रकार से होता है कि आप ठोस हो या नहीं हो, आप गए चले गए, हम अपने से मतलब रखते हैं, इसके कण अपने से मतलब रखता है। यानी अगर एक टेम्परेचर गिरता चला, आप गिरो नहीं गिरो, इसका आपका टेम्परेचर घटेगा या नहीं गिरेगा, ये सीधा इसका टेम्परेचर घटता चला जाएगा। तो यानी इसका जो ग्राफ है वो हमको असतत देखने को मिलता है, और इसका ग्राफ क्या होता है, हमको इसमें कोई तापमान नियत वाली बात नहीं आती, ये इसका ग्राफ सतत होता है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड ठोस का जो शीतलन वक्र है, इसका जो शीतलन वक्र होगा, शीतलन वक्र यानी ऑर्केस्ट्रेटेड ठोस का शीतलन वक्र और सतत, यानी इसका ऑर्केस्ट्रेटेड ठोस का जो शीतलन वक्र क्या हो, सतत है ये। इसे अगर आप सतत हो, ऑर्केस्ट्रेटेड ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। सतत गलती लिखा गया था, इसका यानी क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत होता है और ऑर्केस्ट्रेटेड ठोस का जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मैं उसे डेली पढ़ता हूँ और मैं उसका कमेंट का भरसक जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और हाँ, अभी मैं इसको और लिख रहा हूँ, यानी अगर आप चाहते हैं नोट बनाना तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, जितना भी मैंने अंतर समझाया है उसको अच्छी ढंग से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट बना सकते हो। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई गरीब बच्चा है, अगर वो कोचिंग क्लास नहीं जा सकता तो वो यूट्यूब के सहारा से पढ़ सकता है और उसे बेहतर ढंग से शिक्षा मिलने वाली है।